खूबसूरत, सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी की एक और कामना के साथ आइए आप सभी का स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में, जो आनंद कानन की धरती से आप तक प्रस्तुत है। और आज हम चर्चा करेंगे मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर के तमाम मिथकीय विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी आज ज़रूरी हैं। तो चलिए आज अपनी जानकारी को विस्तार देते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अवनीश राय। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका। और मिर्गी की बात करना चाहेंगे और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के तमाम बातें होती हैं, कुछ सही कुछ गलत, तो जानना ज़रूरी है कि मिर्गी कैसी बीमारी है। नमस्ते मैडम। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि मिर्गी को लेकर के हमारे समाज में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं और अभी भी लोग इसे ऊपरी बीमारी या इसे ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ एबनॉर्मल या पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। और आपके ना माध्यम से इस चीज़ की अवेयरनेस हमें सोसाइटी में भी बढ़ानी है कि इसे एक नॉर्मल सामान्य बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, इसे उसी तरह का ही माना जाए। बस ये ब्रेन की है बीमारी और इसे लोग जैसे नॉर्मल सामान्य बीमारी की तरह ट्रीट करें। दूसरा चीज़, ये महीना हम लोग का नेशनल एपिलेप्सी डे वाला महीना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिस दौरान हम लोग सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि नवंबर माह में हम एपिलेप्सी डे भी मनाते हैं। किस दिन ये मनाते हैं? 17 नवंबर को। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी अवेयरनेस के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं और एक प्रयास हमारी तरफ से भी है कि इसकी एक सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो कैसे पता चलता है, क्या लक्षण होते हैं सामान्य तौर पर मिर्गी से जुड़े हुए पेशेंट्स के? मिर्गी या एपिलेप्सी बेसिकली एक जैसे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट आपने बोला, तो नॉर्मली जो हमारी ब्रेन की जो होती हैं तरंगे होती हैं उसमें किसी जगह पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिससे कि शरीर के किसी एक भाग में एबनॉर्मल मूवमेंट या असामान्य मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो लक्षण होता है, ये लक्षण अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत लोगों में जो हम लोग देखते हैं उसमें जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी इसमें पूरे शरीर में झटके आते हैं, जो सामान्यतः समाज में ज़्यादातर लोग इसी टाइप के पेशेंट्स को देख करके वो अपना मिर्गी को लेकर के समझते हैं, जिसमें दोनों हाथ पैर में झटके आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में असामान्य तरीके से एक जगह पे घूरना या शरीर के एक हिस्से में झटके आना या शरीर के हिस्सों में सुन्नपन आ जाना, या बहुत बार लोगों को नज़र में आँख के सामने भी कुछ अजीब अजीब तारे या दृश्य दिखाई देना, ये सब भी एपिलेप्सी के लक्षण हैं और बहुत बार अलग अलग कारणों से अलग अलग उम्र में अलग अलग इसके होते हैं। जनरली हम लोग एपिलेप्सी को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और एक होती है फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्या होता है कि मिर्गी के लक्षण शरीर के दोनों हिस्से में आते हैं और मरीज अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाता है। जी। फोकल सीजर होता है जिसमें कि शरीर के एक हिस्से में आप जो है कुछ असामान्य एक्टिविटी देखते हैं, जैसे एक हाथ में झटका आने लगा या एक हाथ पैर में झटका आने लगा या एक हाथ पैर में झटका से शुरुआत हुई और थोड़ी देर के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। तो ये एक जनरल इसके लक्षण होते हैं। जी। और दूसरा सवाल ये है कि ये समस्या जो आती है वो किस वजह से आती है, किन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, महिलाओं में ज़्यादा है या पुरुषों में ज़्यादा है? देखिए, ऐसे जनरली हमारे देश में अगर दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ एपिलेप्सी के हैं पेशेंट, लगभग 1% ऑफ पॉपुलेशन हमारी एपिलेप्सी की पेशेंट है और हर एज ग्रुप में इसका जो है प्रेजेंटेशन अलग है, हर एज ग्रुप में इसके इंसिडेंस भी अलग है। ये एक नवजात बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक में हो सकता है, मेल फीमेल में किसी भी उम्र में किसी भी एज में हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि बस इसका प्रेजेंटेशन छोटे बच्चे जैसे कि नियोनेट होते हैं उनके में अलग तरीके का होता है और एडल्ट्स में अलग तरीके का होता है। बच्चे जो है बता नहीं सकते, उन्हें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत एडल्ट्स होते हैं वो बता देते हैं कि हमें एपिलेप्सी आने के पहले ऐसे ऐसे हमें लक्षण हुए हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे की जो वजह होती है वो क्या, कोई चोट या कोई आघात या वंशानुगत ये समस्या होती है? जी, इसको अगर इसका कॉज हम देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग एपिलेप्सी में रीज़न नहीं बता पाते।
उनका आप सामान्य सारे आप टेस्ट कराइए, लेकिन आपको उनकी MRI, CT स्कैन या EEG जो और भी जांचें हैं वो उनकी नॉर्मल आती है जी। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। इसको हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें हमें कारण सामान्य रूप से पता नहीं है। बाकी सर की चोट वाले पेशेंट्स हैं जिनको सर में चोट लग गया, या इंडिया में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस और TB एक बहुत बड़ा एपिलेप्सी का कारण है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बच्चों में जनरली हम लोग काफ़ी देखते हैं पेशेंट जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं जी। ये बेसिकली खान पान में सफाई नहीं रखने से ब्रेन के अंदर में एक वर्म चला जाता है जो मिर्गी का दौरा पैदा करने लगता है। दूसरा TB या इन्फेक्शन, ये भी हिंदुस्तान में या इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या में इसका कारण है। एल्कोहलिक पेशेंट्स, एल्कोहलिक पेशेंट्स में भी इसकी एपिलेप्सी आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया या इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सारे कारण भी एपिलेप्सी का जी रीज़न बनता है। बिल्कुल। तो इन कारणों के आगे चलते हुए अब इनके निवारण की बात करेंगे, जो है कि किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। और उससे पहले चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो महिला वर्ग है वो अभी भी इस बात से मुक्त नहीं हो पाई है कि शादी कैसे होगी, या तमाम तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप आने लगते हैं, लोग शर्म महसूस करते हैं, बीमारी को छुपाते हैं, और इसी स्थिति में जो है बीमारी और बढ़ती चली जाती है जो है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक्चुअली हम लोग भी अपनी OPD प्रैक्टिस या कॉमन प्रैक्टिस में देखते हैं कि समाज में एक इसको लेकर के बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर हमने एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में किसी को बता दिया तो इनकी शादी नहीं हो सकती। शादी होने के बाद ये लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल जॉब नहीं कर सकते, या उनके बच्चे या फैमिली या फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, या मानसिक रूप से ये लोग बीमार होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। और आपके ना माध्यम से बताना है कि अभी मॉडर्न एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही कारगर है जी। और मेजॉरिटी केसेस में, अधिकतर केसेस में दवाओं से बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। और जैसे हम आप अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट भी अगर रेगुलर दवा खाएं और टाइम पे अपना इलाज करवाएं तो वो एक सामान्य लाइफ जी सकते हैं, फैमिली लाइफ जी सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और हमारे और आपके बीच में और वो सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकते हैं। हमने ये जो आपने छुपाने वाली बात बोली है, ये एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में और ज़्यादा है। लोग इनिशियल मैरिज कर देते हैं छुपा के, लेकिन हम एक्सपीरियंस में बाद में हम लोग देखते हैं कि इनकी फ्यूचर लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है जी। जब ये वहाँ जाते हैं तो इस चीज़ का स्टार्ट होता है, आपने बताया नहीं है, ये नहीं बताया। तो मेरा मानना है, पर्सनली मानना है कि आप डॉक्टर से भी शेयर करिए, और आप जो भी आपका फ्यूचर पार्टनर है या है उनको भी आप इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए, और उन्हें आप जो है बताइए कि इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट है और सब चीज़ों से इसके इलाज की हो सकती है मुक्ति। तो हमें लगता है कि इसकी अच्छी अगर जानकारी फैलेगी समाज में तो ये भ्रांति भी धीमे धीमे ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर खतरों की बात करें, जो है इसकी सीवियरिटी की बात करें, तो ये स्थितियां कब बनती हैं कि मरीज़ एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जो जानलेवा भी साबित हो सकती है? हाँ बिल्कुल। एपिलेप्सी, अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी में एक अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस एक चीज़ होता है जिसमें कि एपिलेप्सी लगातार आ रही है और उनको दवाएं भी नहीं दी गई, या वो लगातार 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा चली जा रही है, इनमें ब्रेन में डैमेज होने की संभावना है। इसके अलावा इनमें कई बार बलगम वगैरह सांस की नली में ले लेते हैं जिसमें एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकता है, और कुछ लिमिटेड केस पे हम लोग कहते हैं सुडेप करके चीज़ होती है जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट्स की मृत्यु भी हो जाती है। तो जैसे कि आपने पूछा, इसीलिए हमें एपिलेप्सी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप पहाड़ पे हाइकिंग करते हैं, या कोई भी आप हाई रिस्क बिहेवियर में हैं, आपको एपिलेप्सी आएगी तो आप अपने अलावा दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे जॉब में हैं जहां आपके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, ऐसा चीज़ है, तो आप अपने अलावा बाकी लोग को भी खतरा डाल सकते हैं, और आप अगर प्रॉपर दवा लेते हैं तो ये ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इन स्थितियों से हमें बचना चाहिए जिसकी वजह से कि समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि दवाएं समय पर लें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, और साथ ही साथ ऐसा कोई काम अगर करें तो इसके बारे में विचार कर लें कि अचानक कभी दौरा पड़ गया तो वो जो स्थितियां बनेंगी क्या हम उससे उबर पाएंगे, मेरे आसपास कौन है ये भी देख लें जो है।
अगर बात करें एक बार फिर महिलाओं की हम जो है तो बहुत सारे लोग जब ये जान जाते हैं कि फला लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो वो हिचकिचाने लगते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे घर में वो आए बहू बन करके। क्या उससे कोई संतान उत्पत्ति में, प्रेगनेंसी में कोई समस्या इस बीमारी की वजह से आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम तो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, लोग शेयर नहीं करते, बताना नहीं चाहते। लेकिन जैसे आपको बताया कि मॉडर्न मेडिकेशन बहुत सेफ है जी। और अगर आप मॉडर्न मेडिकेशन ले रहे हैं, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में है, बच्चे की अल्ट्रासाउंड रेगुलर करा रहे हैं जी। तो एक सामान्य बच्चे की तरह वो बच्चा जिसकी मदर एपिलेप्टिक पेशेंट है, एक सामान्य बच्चे की तरह पैदा होगा। ना उसके कोई बुद्धि में विकार होगा, ना कोई उसकी फिजिकल एबिलिटी में कम दिक्कत होगी, और वो एक सामान्य बच्चे की तरह रह सकता है। तो बस आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास प्रॉपर जांच करा के टाइमली आपको दवाएं अपनी लेनी है जी। और चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि खतरनाक स्थितियां न बने, यानी प्रिकॉशंस क्या ऐसे मरीजों के साथ उनके घर वालों को भी लेनी चाहिए, स्वयं मरीज को भी लेनी चाहिए, जिससे कि अगर झटके आए तो तुरंत इमीडिएट कौन कौन से, जैसे एक आपने बताया कि करवट लिटा दे ताकि बलगम न जाए, इसके अलावा और क्या करना चाहिए और लगातार हमें किन प्रिकॉशंस के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ जैसे फॉरेन में या जैसे वेस्टर्न जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन लोग के पास बहुत लोग कार्ड्स अपने कैरी करते हैं। गले में एक कार्ड होता है कैरी, जिसके ऊपर लिखा रहता है एपिलेप्टिक पेशेंट। मान लीजिए आप अकेले कहीं बस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक कार्ड अपने साथ कैरी करें, जिसमें आप अगर दवा खा भी रहे हैं तो एक कार्ड रहे जिससे कि आप, जिसमें आपको इमरजेंसी फ़ोन नंबर, घर के लोगों का फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ों की जानकारी रहे कि बाई चांस आपको कोई एपिलेप्सी का एपिसोड आता है या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आपके अगल बगल के व्यक्ति को भी जानकारी हो कि आपको इस टाइप की रोग है और सबसे पहले किसे वो करना है, कांटेक्ट करना है जी। बच्चे भी अगर स्कूल जा रहे हैं तो माँ बाप को उनके स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल्स को ये चीज़ बता देना चाहिए कि इनको ऐसी चीज़ें हैं, और बच्चे को कभी कोई एक्टिविटी या कुछ आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी लगती है तो तुरंत माँ बाप को आप इन्फॉर्म करें जी। बच्चों को लेकर के मैंने एक चीज़ और देखा है कि एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन या गैजेट का यूज़ या नींद प्रॉपर नहीं होना, ये भी कई बार एपिलेप्सी के रोगियों में एपिलेप्सी की टेंडेंसी को बढ़ा देता है जी। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं तो उन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टाइम पे खाना, रात को नहीं जगना, अल्कोहल का सेवन नहीं करना, और मोबाइल और फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी हो उतना करें, एक्सेसिव यूज़ ना हो, नींद उनकी प्रॉपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने इस विषय पे इतनी अच्छी और इतने रोचक तरीके से जानकारी दी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारी ज़िंदगी को और बेहतर और बेहतरीन बनाती ही रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।